आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 से 9 मैं कंप्लीट करा चुका हूं, 1 to 9, और हम आजकल कर रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 की ये मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, चैप्टर्स जो मैं करवाता हूं उसके बारे में शायद मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में बताया है। अगर किसी चैप्टर के मेरे जितने भी पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जहां तक भी पार्ट्स होंगे, मतलब एक चैप्टर को खत्म करने में मेरे को जितनी क्लासेस लगेंगी, पहली क्लास को मैं पार्ट 1 बोलता हूं, दूसरी क्लास को पार्ट 2, तीसरी क्लास को पार्ट 3 बोलता हूं। ठीक है, इस तरह से जितने भी पार्ट्स में वो चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, वो पहला वीडियो जो है, पहला पार्ट जो है वो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट जब देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पार्ट का लिंक गिवन होगा। जो उसका आखिरी पार्ट होगा, उस चैप्टर का आखिरी पार्ट में पिछले सारे पार्ट्स के लिंक्स उस चैप्टर में, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होंगे वीडियो में, यूट्यूब पर। आप जैसे अगर मान लो किसी चैप्टर के मैंने 10 पार्ट्स करवाए हैं, तो 10 पार्ट्स में से 9 पार्ट्स, 10वें पार्ट में 9 पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये क्यों होता है? इसका कारण क्या है कि अगर कोई बच्चा एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना चाहता है तो उसको पार्ट 1 से पार्ट 10 तक ढूंढने नहीं पड़ेंगे। एक ही जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। उन लिंक्स को क्लिक करके वो सारे पार्ट्स देख सकता है और एक चैप्टर 1 गो में वो पूरा कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा YouTube पर प्लेलिस्ट भी है, क्लास 6 मैथ्स। क्लास 6 के मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है। क्लास 6 के मैथ्स की जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाई हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक, सारी की सारी मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कोई वो देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और एक और बात, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल बटन दबा दें तो और अच्छा रहेगा। मुझे उससे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में मैं आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, मतलब पेरीमीटर मैं करा चुका हूं। पेरीमीटर का मीनिंग मैंने क्या बताया था? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मैंने एक एग्जांपल से ही बताया था। एक रस्सी लेके, रस्सी से आप जैसी मर्जी फिगर्स बनाएंगे, उस रस्सी की लेंथ जो होगी वो उससे बनी हुई फिगर का वो पेरीमीटर होगा। ठीक है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर वर्ड यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होती। ओपन फिगर का पेरीमीटर नहीं होता। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसका करेंगे एरिया। पेरीमीटर में मैंने आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर और रेगुलर, रेक्टेंगल का और रेगुलर पॉलीगन्स का पेरीमीटर कराया था। रेगुलर पॉलीगन्स में ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, एप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, जिसका भी आप निकालना चाहो उसका सिंपल सा एक फार्मूला था। पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 5 इंटू नंबर ऑफ साइड्स इंटू द साइड, लेंथ ऑफ द साइड। मतलब पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इंटू द लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, अब आज हम करेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? कोई बताएगा? जैसे पेरीमीटर तो बाउंड्री की लेंथ होती है, इसी तरह से एरिया क्या होता है? कोई बता सकता है एरिया? जैसे बच्चे आपस में कहते हैं कि ये मेरा एरिया है, ठीक है ना। और कई बारी कहा जाता है कि एक जो डॉन्स होते हैं उनका एक एरिया होता है। एरिया मतलब जिस पोर्शन में, जिस बाउंड्री के अंदर वो रह रहे हैं वो एरिया है। हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी की जितनी बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री के अंदर का जितना स्पेस है, वो सारा का सारा एरिया है। मान लो हम एक लोकेलिटी में रहते हैं और वो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। उस बाउंड्री की लेंथ को अगर हम
मेजर कर लें तो वो तो कहलाएगा पेरीमीटर। लेकिन उसके बाउंड्री के अंदर का जितना स्पेस है, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये एक स्पेस है, इस स्पेस के अंदर जितना ये शेडेड पोर्शन है ये सारा का सारा एरिया कहलाता है। इसको बोलते हैं हम एरिया। इस फिगर का ये स्टार है, इस फिगर के अंदर का जो जितना भी एरिया है वो कहलाता है एरिया। दिस इज कॉल्ड एरिया। यहां पर हम लिख सकते हैं शेडेड पोर्शन इज एरिया। तो एरिया की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, मतलब यहां पर हम लिखेंगे स्पेस, और इसको हम सरफेस भी बोलते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। मतलब कोई भी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है उसके अंदर का जो स्पेस है, जितना उसने पोर्शन घेरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरिया। अब इस एरिया को निकालने के तरीके क्या हैं? इनके फार्मूले होते हैं। जैसे पेरीमीटर का फार्मूला मैंने बताया था, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मैंने आपको बताया था। उससे हम एक चीज वहां पर मैं आपको बताना भूल गया था, यहां पर एक हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब अगर अबे लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है और पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो पेरीमीटर आ जाएगा। अब इससे अगर हमें पेरीमीटर भी गिवन है और लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ब्रेड्थ इज इक्वल टू पी बाय 2 माइनस एल। मतलब पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो और उसमें से जो गिवन लेंथ है वो माइनस कर दो। इसी तरह से लेंथ इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर के 3 फार्मूले हैं रेक्टेंगल के। इसी तरह से रेगुलर पॉलीगन का जो पेरीमीटर होता है वो नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, जैसे स्क्वायर का हम करते हैं 4 इंटू साइड, या इसका पेंटागन का हम करते हैं 5 इंटू साइड, ट्रायंगल का हम करते हैं 3 इंटू साइड। ठीक है, तो इस तरह से अगर पेरीमीटर गिवन हो और हमें साइड निकालनी हो तो साइड निकालने का फार्मूला होता है साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब p बाय 4 या p बाय 3 या p बाय 5। मतलब ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 से डिवाइड कर दो पेरीमीटर को, स्क्वायर है तो 4 से डिवाइड कर दो, और पेंटागन है तो 5 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से हेक्सागन है 6 से डिवाइड कर दो, डेकागन है 10 से डिवाइड कर दो। ये पेरीमीटर का एक दूसरा फार्मूला, जो पेरीमीटर गिवन हो और बाकी चीजें निकालनी हो तो उसका मैंने फार्मूला बताया। अब आते हैं हम एरिया पर। एरिया मैंने बताया कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज्ड फिगर ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। अब एरिया निकालने के फॉर्मूले होते हैं, जैसे पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है ऐसे ही एरिया निकालने का फार्मूला होता है। लेकिन यहां पर आपकी बुक में एक एक्सरसाइज, ये आपकी बुक है 10th क्लास 6th क्लास की, ये मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की। इसमें एक्सरसाइज 10.2 से पहले एक एग्जाम्पल गिवन है। मैं आपको वो एग्जाम्पल बताऊंगा कि उसको कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे यहां पर एक ये जो है 10.2 एक्सरसाइज है, इसमें ये देखो ये एक्सरसाइज है 10.2 एक्सरसाइज, ये इसमें जो है डॉटेड स्क्वायर्स बने हुए हैं। इस जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा ही होता है, ग्राफ में ऐसी डॉटेड लाइंस होती हैं और हर एक स्क्वायर होता है
और इसमें बहुत सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 स्क्वायर्स बने हुए हैं। और नीचे मान लो 10 बने हुए हैं, तो 22 इंटू 10 ये 220 स्क्वायर्स हो गए। ठीक है, अब इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो एक स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं ये हमने काउंट करना है। कितने स्क्वायर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9 स्क्वायर्स हैं, तो इसका एरिया हुआ 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया हुआ 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब जैसे ये वाला है, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 और ये देखो ना, 1 2 3 4 5, ये एक बीच में कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर 5 है, तो इसका हुआ 5। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? अब यहां पर एक चीज और देखो, यहां पर आधा स्क्वायर है, यहां आधा स्क्वायर है, यहां आधा स्क्वायर है, ये आधा स्क्वायर है, और 2 पूरे स्क्वायर्स हैं। 2 पूरे स्क्वायर्स हैं और 4 आधे स्क्वायर्स हैं। 4 आधे स्क्वायर्स हैं, तो 4 के आधा कितना हो? 2। 4 प्लस 2, इसका आंसर भी 6 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ठीक है, जैसे मैं इसको काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं ये। अब यहां पर देखो 1 2 तो पूरे हैं, ये आधा है, ये आधा है, और ये आधा है, और ये आधा है। 4 आधे हैं। 4 आधा कितना हुआ? 2, और 2 पूरे हैं, तो इसका आंसर हुआ 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से अब जैसे ये वाली फिगर है, इस वाली फिगर में अब ये टेढ़ी मेढ़ी फिगर है। इस टेढ़ी मेढ़ी फिगर में आप एक चीज देखो, जितने पूरे स्क्वायर्स हैं उनको तो एक एक काउंट करेंगे, जितने आधे से कम है उसको 0 काउंट करेंगे, और जो आधे से ज्यादा है उसको 1 काउंट करेंगे। ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, आधे से कम वालों को काउंट नहीं करना हमने, आधे से ज्यादा वालों को हमने पूरा काउंट करना है। ये जो है ये आधे से ज्यादा है, ये आधे से कम है, ये आधे से कम है, ये आधे से ज़्यादा है, ये आधे से ज़्यादा है, ये आधे से कम है, ये आधे से कम है, ये आधे से कम है। इस तरह से हमने एक पूरे पूरे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो पूरे पूरे हैं, और आधे से ज़्यादा कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 आधे से ज़्यादा हैं, तो इनको 5 ले लेंगे। 9 और 5 14, तो इसका स्क्वायर यूनिट्स हो गया 14। 14 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप कहते हो कि हमने एरिया इज इक्वल टू लिखा, एरिया इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स मतलब जितने बॉक्सेस उसमें बने हुए हैं। अगर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर स्क्वायर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको दूसरी तरीका से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एरिया को लिखने का तरीका है। अब आता है एरिया के फॉर्मूले। ये है आपका एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है कि आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। अगर मैं इसको लेंथ कहूं, इसको लेंथ कहूं, इसको ब्रेड्थ कहूं, इसको ब्रेड्थ कहूं, तो ये आपका रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब वो कैसे होता है, यहां मैं आपको जैसे ये बताता हूं कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें यहां पर ये कितने यूनिट्स हैं? 1 2 3 4, 4 यूनिट्स हैं। ये कितने यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स हैं। तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, लेंथ 4 है और ब्रेड्थ 2 है, तो इसका एरिया जो है 8 स्क्वायर यूनिट्स होगा। इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 स्क्वायर यूनिट्स होगा। कोई भी रेक्टेंगल का एरिया
हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है और स्क्वायर यूनिट से काउंट हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको देख लो, ये ऐसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो है ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये भी साइड है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। अब यहां पर अगर हमें एक और चीज बताता हूं, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती है, स्क्वायर में साइड, चारों साइड्स बराबर होती है। रेक्टेंगल, स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोलते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स भी बराबर हैं। अपोजिट साइड्स भी बराबर है और सारी, जिसकी अपोजिट साइड्स ही बराबर हो, सारी साइड्स बराबर हो, वो स्क्वायर कहलाता है, और जिसके सिर्फ अपोजिट साइड बराबर हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो एरिया ऑफ, इसको भी अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ मान के चलूं तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन में एरिया गिवन है और लेंथ भी गिवन है, आपने ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ निकालने का फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, और लेंथ निकालने का फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ होता है। इसी तरह से एरिया गिवन हो, हमें साइड निकालनी हो, तो साइड इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये आपके रेक्टेंगल और ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं। इन फार्मूलों को आप एक बारी लर्न कर लो, उसके बाद इस पर मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं। ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 थी। 10.2 में मैंने आपको ये बताया कि ग्राफिकल फिगर से हम एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर्स को काउंट करके हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रेस्पेक्टिवली 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो गिवन है, हमने एरिया निकालना है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका यहां पर लेंथ कह रहा है 12 सेंटीमीटर और ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है हमारी 12, ब्रेड्थ है हमारी 4, 12 4 जार 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको हम 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, ये भी मैं आपको एक बार बताता हूं। लेंथ है आपका 12 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, ये इज इक्वल टू हुआ 12 इंटू 4 इंटू ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब 12 4 जार ये कितना हुआ 48, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी चीज को अगर हम 4 इंटू 4 करें तो वो 4 स्क्वायर होता है, 5 इंटू 5 करें 5 स्क्वायर होता है, 6 इंटू 6 करें 6 स्क्वायर होता है। इसी तरह से सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करें तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। और लेंथ और ब्रेड्थ में हम जैसे पेरीमीटर में अगर इसी कॉस का हमने पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, और उसमें
सेंटीमीटर लिखा जाता है, स्क्वायर नहीं लिखा जाता। वो क्यों, उसका भी मैं कारण बताता हूं। उसके लिए 2 इंटू, यहां पर अगर मैं करूं 12 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर करूं तो ये हुआ 2 इंटू 12 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कहलाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो या हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जो एक कॉमन लेने वाला तरीका है। अगर मैं इसमें से 2, दोनों में सेंटीमीटर है, मैं सेंटीमीटर बाहर ले लूं, ये आ गया 12 प्लस 4, ये आ गया 2 इंटू सेंटीमीटर इंटू 16। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर। यहां पर खाली सेंटीमीटर लिखा जाता है, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर में हम खाली सेंटीमीटर लिखते हैं और एरिया में हम खाली सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये बहुत से बच्चों को शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको ये एक चीज़ समझाई है कि हम यहाँ स्क्वायर क्यों लिखते हैं और यहाँ पर खाली सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब एक दो क्वेश्चंस हम और करेंगे, उसके बाद मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा और फिर एक क्लास मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस के लिए रखूंगा। कल मैं एक प्रैक्टिस की क्लास करूंगा इसकी, उसमें एरिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, यहां पर एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर है, इसके साइड जो है 8 है। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे या एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन लिखेंगे, हमेशा फार्मूला लिखना जरूरी है। एग्जाम में अगर आप फार्मूला नहीं लिखोगे उसका तुम्हारा हाफ मार्क कट जाएगा। फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए आपने डायरेक्ट इसको 8 स्क्वायर नहीं लिखना, ये पहले फार्मूला लिखना है और फिर इसके बाद यहां पर साइड है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट्स आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर। लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेड्थ, इसकी हमने ब्रेड्थ निकालनी है। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि ब्रेड्थ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है हमने एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ एंड इट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। अब आप क्रॉस चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो। एरिया 9 इंटू 4 36 होता है और वो हमारा 36 आ रहा है। ठीक है, एक और इसमें एग्जांपल है, बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक डिटेल में करेंगे। बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर लेंथ। ये एक रूम है, ये 4 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। लेंथ उसकी 4 सेंटीमीटर है और वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ, उसकी फ्लोर को कवर करना चाहता है बाय स्क्वायर टाइल्स। यहां पर वो टाइल्स लगाना चाहता है, स्क्वायर्स।
जैसे कमरे में टाइल्स लगी होती है ना, तो ये टाइल्स वो लगाना चाहता है। ठीक है, इफ ईच स्क्वायर टाइल ऑफ द साइड 0.m देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर साइड ऑफ ईच टाइल इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। एक टाइल की जो साइड है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द, मतलब कितनी टाइलें इसमें लगेगी। अब यहां पर अब देखो टोटल इसमें स्पेस ऑक्यूपाइड कितना है, एरिया। तो यहां पर आएगा एरिया ऑफ, या मैं इसमें अगर आपको पहले सिंपल सा बताता हूं कि इसमें जितना इसका टोटल स्पेस है, एक टाइल के एरिया से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, एरिया यहां पर टाइल्स रिक्वायर्ड का फार्मूला आ जाएगा, टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया को स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर दो। तो यहां पर दोनों का हम निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां फार्मूला लिखना है, मैं शॉर्ट यहां पर बोर्ड पे करवा रहा हूं, लेकिन फार्मूला आपने जरूर लिखना है। तो ये आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड है उसकी 0.5, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब टाइल्स रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं करूं, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 को 0.25 नीचे है, ये मैंने आपको चीजें बताया था। डेसिमल दो के बाद डेसिमल है, तो हम 2 जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा ये 1200 डिवाइडेड बाय 25। इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, 25 4 आर 100, 20 200 28, 5 8 आर 200। ये 48 टाइल्स इस रूम के उसमें लगेंगी। अब बच्चों, आपको शायद पता होगा कि आपने घर में टाइल्स वगैरह लगती होंगी, आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अब आज के बाद आप अपने पापा को बता सकते हो कि पापा इस कमरे में इतनी टाइलें लगेंगी। एक टाइल की एरिया निकाल लो और जितनी टाइलें लग रही हैं उसको टाइलें निकालने के लिए कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो, वो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा मेंसुरेशन पे एक चैप्टर था। एक क्लास में आपको और दूंगा मेंसुरेशन पे, इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं, और जाने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और साथ में मैथ्स समझ में तो शायद आपको आ गया होगा, रटना नहीं है, इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।